हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का या प्रोग्रेशन का। सीक्वेंस सीरीज कहें या प्रोग्रेशन कहें। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सम ऑफ एन एपीज है ना। यहां तक हम लोगों ने अगर टर्म एपी में है तो उसका सम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए, और टीआरएथ टर्म भी हम डिस्कस किए कि आरएथ टर्म क्या होगा। तो a प्लस आर माइनस 1d है ना। आरथ कोई भी टर्म nth टर्म होता तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो आरथ टर्म तो हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1d। ये टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से आरथ टर्म पांचवा टर्म क्या होगा तो 4 माइनस 1d है ना। इस तरह से अगर हम कहें कि लास्ट से एंड से क्या टर्म होगा, एंड से हमको पांचवा टर्म चाहिए या आरथ टर्म चाहिए, तो आरथ टर्म फ्रॉम द एंड लिख सकते हैं। आरथ टर्म फ्रॉम द एंड यानी लास्ट से अगर आरथ टर्म हम लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी शुरुआत से n माइनस आर प्लस 1th टर्म जो होगा वो हमारा लास्ट से आरथ टर्म होगा। या हम ये भी कह सकते हैं टी n माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं, जहां n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और r जो है आरथ, r यहां r क्या है आरथ टर्म फ्रॉम द एंड। यानी एंड से आर जो है आरथ टर्म का डिस्कशन हो रहा, आर वो है, डी जो है कॉमन डिफरेंस है ऑफ एनएपी। आर जो है से आरथ टर्म फ्रॉम द एंड है। तो ये हम ये कौन सा टर्म होगा तो ये कह सकते हैं, या ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अब हम इससे रिलेटेड एपी से रिलेटेड सम ऑफ द रिजल्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, या उसका कहें कि ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिख रहे हैं रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं। द फर्स्ट term may be first term and common difference of an AP may be positive, negative, 0 और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन है ना। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है देन हम लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। और इफ ए बी सी डी आर इन ए पी देन a प्लस डी इजकल टू b प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। वही आ जाएगा कॉमन डिफरेंस से करके, b को लिखेंगे a प्लस डी, C को लिखेंगे a प्लस 2d, D को लिखेंगे a प्लस 3d, इस तरह से करेंगे, we will have the same result।
अब है कि सपोजिशन, अगर 3 टर्म हमको एपी में लेना रहे तो कैसे लेंगे, क्या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, कैलकुलेशन में क्या आसान होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 टर्म्स आर इन एपी, तो 3 टर्म आर अगर एपी में है तो हम किस तरह से लेना मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इस केस में होगा क्या, अगर सम ऑफ एपीज दिया रहेगा तो दोनों का सम में डी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वेरिएबल कम बचेंगे और उसके लिए उसके थ्रू होगा क्या, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 टर्म अगर एपी में लेना रहे, 4 टर्म्स आर इन एपी, तो हम लेंगे a माइनस 2d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। अगर 5 टर्म्स लेना रहे, 5 टर्म्स आर इन एपी, तो हम लेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। सिमिलरली 6 टर्म अगर लेना रहे, 6 टर्म्स आर इन एपी, तो हम लेंगे a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो हम रिलेशन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो 6 में 5d है ना, 5 में सिंपली 2d, 4 में 3d है ना। तो इस तरह से हम जज कर लेंगे कितना टर्म अगर लेना है तो क्या किस तरह से हम सपोज करें कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो और टर्म हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकें, है ना। कुछ और ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट में, if Sn be the sum of n terms of an AP, then nth term can be written as Tn is equal to Sn minus 1, where Sn minus 1 is the sum of first n minus 1 टर्म। जिस तरह से Sn क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn माइनस 1 सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म ऑफ एपी, तो Tn हम निकाल सकते हैं Sn माइनस 1, कैलकुलेशन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारा जनरल टर्म या एपी में लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 है ना। तो अगर सम देखें यहां से यहां तक का सम, हमको ये टर्म निकालना रहे, सपोज ये टर्म हमको चाहिए कि ये कौन सा, ये टर्म क्या होगा, है ना। ये मेरा चौथा टर्म है, n बराबर 4 लेते हैं, 1 2 3 4 टर्म, तो T4 बराबर हम लिखेंगे S4 माइनस S3, यानी S4 4 टर्म का सम, तो क्या हो जाएगा 15 3 18 12 30, यानी 30 माइनस 18 क्या आ गया 12। S4 मेरा 12 है, यानी इस रूल को जस्टिफाई कर रहा है और हम इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ, यानी nth टर्म Sn माइनस 1। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस
यानी D बराबर हम लिख सकते हैं S2 माइनस 2S1, जहां S2 है S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स और S1 है फर्स्ट टर्म कहें या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो एक ही बात हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहो या फर्स्ट टर्म कहो, बात तो बराबर है, उसमें सम क्या होगा। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। द एपी द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स of an AP may be is infinity if D is greater than 0। अगर D कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन AP क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होगा, एंड सम इज माइनस इंफिनिटी इफ डी इज निगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, डी अगर निगेटिव होगा तो घटते जाएगा और घटते घटते कहां तक चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है ना। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहे, an² प्लस bn, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहे n में, है ना। या हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, यानी जब भी सम दिया रहेगा एपी का, अगर कोई फंक्शन में दिया रहेगा तो वो n² के टर्म में होगा। n का फंक्शन है, लेकिन जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n में क्वाड्रेटिक है। तो अगर सम दिया रहे इस फॉर्म में तो डायरेक्टली वी कैन राइट देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसी जो एपी फॉर्म होगा जिसका सम है उसका कॉमन डिफरेंस इज 2a, या इसी को लिखते हैं 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n²। हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि अगर ये है दिया हुआ सम n टर्म का तो हम Sn ये है ना, इसका कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 2 इंटू n² का कोफिशिएंट। पहला टर्म हमको मिल गया क्या, तो n के जगह 1 रख देंगे, वी विल हैव द फर्स्ट टर्म। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम आराम से सारे टर्म्स को लिख सकते हैं, है ना। अगर इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इन द फॉर्म ऑफ an प्लस b, यानी टर्म जब भी अगर कोई फंक्शन में लिखा हुआ है, टर्म के फंक्शन में टर्म जो भी रहेगा अगर फंक्शन में है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा n में, an प्लस b के फॉर्म में होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो ये भी एक मेरा ऑब्जर्वेशन हो गया कि अगर कहीं लिखा हुआ है, सपोज किसी कारणवश मिस आउट हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि अगर n में क्वाड्रेटिक है तो वो सम का फंक्शन होगा, सम दिया हुआ होगा, और अगर लीनियर दिया हुआ है तो वो टर्म दिया हुआ होगा, है ना। तो इस बेसिस से हमें पता चल गया कि अगर nth टर्म ऑफ एन एपी an प्लस b दिया हुआ है तो इस केस में देन द कॉमन डिफरेंस जो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस
ऑफ एपी, इसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो ए के बराबर होगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एन। एन का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि कौन कॉमन डिफरेंस मिल गया, एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिल गया, फिर वहां के टर्म्स हम जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, है ना। कुछ और पॉइंट्स इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कैसे और लिखते हैं। देखते हैं कुछ और रिजल्ट को हम लोग। अगर दो एपीज दिया रहे, दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहे, तो बेस ही बात है कि उसका सम फर्स्ट टर्म भी अलग हो सकता है, कॉमन डिफरेंस भी अलग हो सकता है ना। तो सम का रेशियो अगर दिया रहे, सम का रेशियो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। एन में क्वाड्रेटिक होगा एक्सप्रेशन। सपोज लेट अस सी वो f का फंक्शन है और ये n का फंक्शन है फाई ऑफ n और ये f ऑफ n है। तो अगर सम का रेशियो दिया है तो टर्म का रेशियो क्या होगा, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 2n माइनस 1 बाय फाई ऑफ 2n माइनस 1, यानी जो इसमें सम में n जो टर्म था उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n माइनस 1 से, 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली अगर टर्म का रेशियो दिया रहे तो टर्म का रेशियो तो हम जानते हैं इस फॉर्म में होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है। तो एक एपी का कोई भी nth टर्म ये होगा और इसका nth टर्म इस फॉर्म में होगा। तो सम का रेशियो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम लोग 10th में भी तुम लोग पढ़े होंगे कि दूसरे तरीका से भी बनाते हैं, लेकिन इस तरीका से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सम का रेशियो हम क्या निकालेंगे, n को किससे रिप्लेस करेंगे, n प्लस 1 बाय 2 से। तो a n को जगह n प्लस 1 बाय 2 प्लस b c ऑफ n प्लस 1 बाय 2 प्लस d, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कुछ और रिजल्ट्स आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ द टर्म्स which are equidistant from the beginning and from the end। इसका मतलब पता चला क्या, sum of the terms which are equidistant from the beginning and from the end is always constant and is equal to sum of first term and last term। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इस तरह से है टर्म, ठीक है। तो हम कहे कि कोई भी टर्म लेते हैं, दो टर्म जो कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। सपोज ये शुरुआत से चौथा पे है, 4th पोजीशन पे है, लास्ट से 4th पोजीशन पे ये है 18, ये भी 4th है लास्ट से और ये 4th है बिगिनिंग से। तो ये दोनों का सम अगर हम करें तो 12 प्लस 18 इक्वल टू 30 होता है। ये इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, दैट इज 27 प्लस 3, है ना। ये 27 प्लस 3 के बराबर होगा, ये भी 30, ये भी 30। हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। ये 6 फर्स्ट से 1 सेकेंड है और लास्ट से सेकेंड ये है, तो 24 प्लस 6 यू विल हैव द सेम रिजल्ट 30। थर्ड टर्म 21 प्लस 9 30 आ रहा है ना। तो ये रूल फॉलो करेगा कि कोई भी दो टर्म जो कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड है, अगर उस दोनों का सम हम करें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म।
We will discuss some of the questions on this basis also. Let us see some of the some more results. Next हम कह सकते हैं कि any term except first term, फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी टर्म इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं। कह रहे कि एनी टर्म इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। सपोज इसी एग्जांपल इसी में लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 ये सब है। सपोज हम 12 को लेते हैं, ठीक है। 12 को अगर लेते हैं तो ये टर्म बराबर होगा इक्विडिस्टेंस हाफ ऑफ दिस, यानी पहला टर्म इधर है, पहला टर्म इक्वल डिस्टेंस पे, इसके दोनों साइड 1 पे ये है, 1 पे ये है, दोनों का सम का बाई 2, 15 + 9 24/2 12 आ रहा। दो यूनिट डिस्टेंस पे, दो डिस्टेंस पे ये 6 है, दो डिस्टेंस पे इधर 18 है, 18 + 6 24/2 हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ये टर्म आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कि अगर कोई एपी है, एपी में सम करें कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी से या कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंस करें, है ना। एन एपी इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड or divided by a constant quantity, by a constant non-zero number है ना। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी से एक एपी में सब में ऐड करते हैं। इन एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय a constant quantity, constant non-zero number, constant number, then the resulting terms are also in AP। यानी अगर सारे टर्म एपी का, सारे टर्म में एक कोई कांस्टेंट नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो रिजल्टिंग टर्म आएंगे वो भी एपी में ही होगा। अब कंसर्न है, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि अगर सम करते हैं तो क्या कॉमन डिफरेंस पे अंतर आएगा क्या? जो पहले मेरा कॉमन डिफरेंस था और बाद में जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। कब? जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस में भी जितना कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सी द एग्जांपल। सपोज को एपी हम लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। इसमें हम सब में ऐड करते हैं, लेट अस सी कांस्टेंट नंबर 3 ऐड करते हैं, +3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6, 8, 10, 12, 14,
16 और 18 इस तरह से हो रहा है। पहले इसका कॉमन डिफरेंस क्या था? 2 था। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। चेंज नहीं हुआ, यानी ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा, वो कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30। पहले कॉमन डिफरेंस 2 था, अब इसमें देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 4, 4, 4, 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी अगर मल्टीप्लाई किए हैं 2 से तो कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इज इट ओके? डिवीजन में भी सेम केस, डिवाइड हो जाएगा उतना से। एक और पॉइंट्स लिखते हैं। इफ 2 APs are added or subtracted, then the resulting APs, resulting terms, यानी 2 AP, 2 अलग अलग AP है, उसके सारे टर्म्स को हम अगर ऐड करें तो रिजल्ट जो आएगा वो भी रिजल्टिंग टर्म्स आर ऑल्सो इन एपी, वो भी एपी में ही होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर ऐड करेंगे, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। और एक ये ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। हम दोनों को ऐड करते हैं, है ना? 2 अलग अलग एपीजेड ऐड करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? 5, 8, 11, 14, 6, 17, 20, 23। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा? ऐड हो रहा है क्या? यानी कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा और ये भी एपी में आएगा और उसका कॉमन डिफरेंस विल बी एडेड। अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - 2 1, 5 - 3 2, 3, तो कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1 आ रहा है। अगर इसमें करते हैं तो कॉमन डिफरेंस -1 आएगा, ठीक ना? तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए कि हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या देख के पता लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये खुद से भी आना चाहिए कि खुद से भी और क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, और जो गिवन दिया हुआ उसे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ का है अपना अपना ऑब्जर्वेशन। जितने चाहो उतने पॉइंट्स यू कैन जनरेट, यू कैन राइट द पॉइंट्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसको देखते हैं कि हाउ वी आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस। अब हम लोग जो अभी तक डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हम लोग का फंडामेंटल ऑल क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन इन द रेशियो, यानी n टर्म्स ऑफ एन ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज यानी 2 एपी है, उसका सम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इन द रेशियो, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 11th टर्म। देखो इसको हम दोनों मेथड से डिस्कस करते हैं। एक जो बिना फार्मूला का चलेगा वो हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। Sn बाय Sn डैश दिया हुआ है 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। लेट अस सी कि जो पहला एपीज है उसका फर्स्ट टर्म a1 है, यानी फर्स्ट टर्म a1 एंड कॉमन डिफरेंस d1 मान लेते हैं। सेकेंड एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म a2 मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस d2 मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एपीज, Sn जो आना चाहिए वो आएगा a1 प्लस क्या होता है
n/2 प्लस इंटू 2a1 प्लस n-1 d1 यही होगा, डिवाइडेड बाय Sn डैश दूसरा का सम n/2 2a2 प्लस n-1 d2 यही होगा। ये बराबर दिया हुआ है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। अब यहां से देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको टर्म में लिखना है तो यहां से 2 को हटाना होगा, है ना। मेरा टर्म जो आता है वो किस फॉर्म में आता है, a प्लस n-1 d के फॉर्म में। तो अगर 2 को हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस n-1/2 d1 डिवाइडेड बाय, यहां भी 2 कॉमन लेंगे तो ये a1 हो जाएगा, a2 प्लस n-1/2 d2 हो जाएगा। और ये मेरा कौन सा टर्म आए, 11th टर्म, उसी का रेशियो पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है t11 बाय t डैश t11 डैश, दोनों अलग अलग 11th टर्म का रेशियो, दोनों अलग अलग एक ईच का। तो यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 11th टर्म कब देगा, a1 प्लस 10d यही होगा ना, a1 प्लस 10d1 हो जाए और ये a2 प्लस 10d2 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अगर ये मेरा 10 हो जाए, n-1 इक्वल टू अगर 10 मान ले तो ये 11th टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो n-1/2 इक्वल टू 10 अगर मानते हैं तो यहां से n मिल जाएगा 21। तो इसका रेशियो मिल गया 11th टर्म का रेशियो। तो हम लिखेंगे t11 डिवाइडेड बाय t11 डैश इक्वल टू 7 में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 21 से, 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 27। वी विल हैव 148 डिवाइडेड बाय 111, ये अगर कैंसिल आउट करते हैं 37, यानी 4/3 रेशियो आ जाएगा टर्म का रेशियो। ये तो है कि एक कन्वेंशनल मेथड है, जो मेथड हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम फार्मूला मेथड से चलते हैं तो शायद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अगर हम ये यूज करते हैं सम का रेशियो, है ना, अगर हमको ये दिया हुआ है Sn बराबर 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27, है ना, Sn बाय Sn डैश। तो हम क्या कहें कि अगर ऐसा रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, n को किससे रिप्लेस करेंगे। हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर हम रिप्लेस करते हैं n को 2n प्लस 2n माइनस 1 से, अगर n को रिप्लेस कर दें 2n माइनस 1 से तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2n माइनस 1, ये मेरा टर्म का रेशियो दे देगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 27, tn बाय tn डैश। ये n को रिप्लेस किससे कर दिए, 2n माइनस 1 से, है ना, n इज रिप्लेस्ड बाय 2n माइनस 1। तो यहां से हमको 11th टर्म चाहिए तो हम ऑटोमेटिक 11 रख देंगे n के जगह। यही हम लोग डिस्कस किए थे फार्मूला में कि अगर फंक्शन दिया रहे सम का फंक्शन एक 7n प्लस 1 और रेशियो इस तरह से है तो n विल बी रिप्लेस्ड बाय 2n माइनस 1। तो और हमको 11 टर्म चाहिए तो t11 बाय t11 डैश, यही था ना। Sn अगर इस फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ n बाय फाई ऑफ n, तो हम टर्म का रेशियो में कैसे रिप्लेस करते थे, f ऑफ 2n माइनस 1 बाय फाई ऑफ 2n माइनस n। यही हम लोग डिस्कस किए, यही हम लोग पढ़ाई किए,
है ना। तो n को हमको 11th टर्म का चाहिए, n को रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 21 प्लस 27, मेरा सेम आ जाएगा 148 बाई 111 इक्वल टू 4/3। हम आसान से बना सकते हैं अगर ये फार्मूला मुझे पता होगा तो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन सीक्वेंस is given by n terms of a sequence in AP is given by Sn is equal to 2n square plus 3n, find 28th term। तो हम दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं। हमको Tn बराबर जानते हैं क्या होता है, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, हमने ये भी पढ़ा कि nth टर्म ये होगा। या दूसरा मेथड ये भी पढ़े कि अगर Sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो ये AP का सम जो कॉमन डिफरेंस जो होगा 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये भी पढ़े। वी विल डिस्कस बाय बोथ द मेथड्स। तो पहले इसको देखते हैं, T50 चाहिए तो Sn क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n, और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, और n के जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे 50 को, बाद में रिप्लेस करते हैं, अभी Tn ही लिखते हैं। तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये माइनस हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, तो 2n स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 4 और प्लस 3, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4n प्लस 1, Tn बराबर n T50 चाहिए तो हम क्या लिख देंगे 4 इंटू 50 प्लस 1 बराबर 201। सेकेंड मेथड, इस मेथड से चलते हैं। हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया 2 इंटू 2 बराबर 4। पहला टर्म S1 बराबर T1, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1 रख देते हैं तो 2 प्लस 3 5, पहला टर्म 5 कॉमन डिफरेंस 4, तो T50 बराबर क्या होगा 5 प्लस 49 इंटू 4, तो 5 प्लस ये आ जाएगा 196 बराबर 201। दोनों मेथड से, दोनों ही आसान है, दोनों तरीका से हम आसानी से बना सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अब देखो सपोजिशन का टर्म आ गया, 3 नंबर्स एपी में लेना है, तो क्या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा उस तरह से लेंगे। सम दिया हुआ है 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, फाइंड देम। तो हम इधर बना रहे हैं, तो हम लेंगे एक नंबर 1 माइनस डी, सम है, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, ये सम दिया हुआ है 27। देखो डी डी कैंसिल आउट हो गया क्या, 3a बराबर 27, तो यहां से a बराबर मिल गया ऑटोमेटिक 9। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर बराबर 293। तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 293। हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a का वैल्यू रख देंगे, यानी 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293, तो हो जाएगा 2d स्क्वायर बराबर 293 इंटू 3a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 81 इंटू 3 243,
तो यहां से सब्ट्रैक्ट करके 0 5 50, तो डी स्क्वायर बराबर 25, यानी डी बराबर हमको क्या मिल जाएगा यहां से ±5, है ना। तो उस अनुसार से हम एपी निकाल सकते हैं। ए मेरा 9 + 5, तो क्या हो जाएगा 9 - 5, अगर +5 लेते हैं डी, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा, है ना। 9 - 5 4, 9 और 14, या 14 9 4, अगर -5 लेंगे तो यही एपी जाएगा। तो यहां सपोजिशन का रूल आ गया कि अगर सपोज कैसे करना है, 3 टर्म लेंगे तो कैसे सपोज करें कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो, तो दिस इज द मेथड्स। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ A1 A2 A3 A4 A5 आर इन एपीज, तो इसका सम निकालना है और दिया हुआ है A3 = 2। अब देखते हैं A1 A2 A3 A4 A5। A3 के बारे में मुझे पता है कि ये 2 के बराबर है। अभी हम पढ़े हैं कि कोई भी टर्म इक्वल होगा सम ऑफ हाफ द सम ऑफ दिस, यानी A3 बराबर हम लिख सकते हैं हाफ सम ऑफ A2 + A4। Is it clear? We can write, we have gone through these theoretical parts कि any term can be written as sum of the terms half into sum of the terms which are equidistant from it। A3 इस दोनों के सम के बराबर भी होगा हाफ, यानी A3 बराबर हाफ ऑफ A1 + A5, ये भी होगा क्योंकि 2 यूनिट इधर है 2 यूनिट इधर, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम यहां से A2 + A4 निकाल सकते हैं 2A3। सिमिलरली A1 + A5 बराबर 2A3। तो अगर हम लिखें A1 + A2 + A3 + A4 + A5, तो इसके बदले हम 2A3, इसके बदले 2A3, 4A3 और ये A3, यानी 5A3 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 10 मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कितना आसान हो गया। अगर वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मेरे पास है कि कोई भी टर्म एक्सेप्ट 1, क्योंकि इसके राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो कोई भी टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, को एनी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट, है ना, निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। We have done so far the APs, arithmetic progression के बारे में we have gone through the detailed study, और उसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, कैसे कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक मीन लेकर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय स्टडी।